तो कश्मीर पर दखल नहीं। अब बात तालिबान की एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि तालिबान ने यह साफ किया है कि वो कश्मीर में दखल नहीं देने वाला है। दरअसल अमेरिकी सेना के आखिरी विमान की वापसी के साथ ही तालिबान ने काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है और 20 सालों बाद तालिबान और भी ज्यादा मजबूत होकर अफगानिस्तान में दस्तक दे चुका है। और इसके बाद से ही अफगानिस्तान में काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और कई लोग, खासकर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना के साथ काम कर चुके लोग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। काबुल पर नियंत्रण के बाद से ही तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति, महिलाओं के प्रति बेहतर रवैये, सुरक्षा और विकास की बात कर चुका है और तालिबान 2.0 की छवि को गढ़ने में लगा है। हालांकि तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट भी शुरू हो गए और इस देश में आतंक के पनपने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। अनस हक्कानी नेटवर्क फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे बेटे हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम दूसरे देशों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। हमारा ये मानना है कि सभी तरह के मामलों में सौहार्दपूर्ण तरीके से नतीजे निकाले जा सकते हैं और हम बाकी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हक्कानी नेटवर्क की आईएसआई और पाक सेना के साथ निकटता के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष 20 सालों का रहा है और हम इसके बारे में काफी नकारात्मक बातें फैलाई गई हैं। हालांकि हम कहना चाहते हैं कि ये सब गलत आरोप है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं और हक्कानी नेटवर्क कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि खासतौर पर भारत के मीडिया में हमारे खिलाफ काफी दुष्प्रचार फैलाया गया है। हमारे युद्ध में कभी पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये एकदम बेबुनियाद बात है। हक्कानी नेटवर्क और भारत के संबंधों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध चाहते हैं। हक्कानी ने कहा कि भारत ने हमारे दुश्मन को भले ही दशकों तक मदद की हो, लेकिन हम सब भुलाकर आपसे रिश्तों को बेहतर और सकारात्मक बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे। उनसे पूछा गया कि क्या वो कश्मीर मामले में दखल देंगे और इस मामले में वो जैश ए मोहम्मद और एलईटी जैसे संगठनों को सपोर्ट करेंगे, तो इस पर हक्कानी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ गलत प्रचार है और हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान आकर विकास कार्य में जुड़े लंबित कामों को पूरा करने में अगर भारत ने दिलचस्पी दिखाई तो तालिबान की क्या प्रतिक्रिया होगी। हक्कानी ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। ये उन्होंने साफ बात कह दी है। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अनिल गौड़ साहब रक्षा विशेषज्ञ तौर पर जुड़े हुए हैं। गौड़ साहब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर। गौड़ साहब, देखिए, जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क ने अब ये साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाना चाहता है, क्या लगता है कि ये जो बातें उन्होंने तमाम कही है कितनी सही हो सकती है और क्या वो अपनी बातों से आगे पलट सकते हैं, क्योंकि जो उनका पहले का रवैया रहा है वो हम सब ने देखा है। मुस्कान जी, ऐसा है कि देखिए, अभी हमें जो भी ये बयान दे रहे हैं हमें इसको फेस वैल्यू पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आज इनको हमारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये अभी अपने आप को वहां पे एस्टैब्लिश करने लगे हैं और इसके अंदर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इनको एस्टैब्लिश करने के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से, अपनी कूटनीति से इनको एक बड़ी सकारात्मक तरीके से इनको मदद कर सकता है। और दूसरी, जो हम जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं वहाँ पे, चाहे वो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम्स हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो इनको पता है और ये आज तक किसी देश ने नहीं किए वहाँ पे। तो इसीलिए उनको पता है हिंदुस्तान की काबिलियत क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह उनकी काबिलियत क्या है। अब बात यह है कि उनको हमारी जरूरत है और इसलिए हमें इसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ अगर मिलते हैं अभी तो उससे यह होगा कि वो कल को जो अगर पाकिस्तान जिस हिसाब से उसको अभी भी प्रेशराइज कर रहा है, मसूद अजहर जो है वो मिलके भी आया है उनसे, और बाकी जो एलईटी वगैरह वाले हैं वो भी बड़े खुश हैं कि जी अब ये आ गया, तालिबान आ गया वहां पे, उसके शासनकाल आ गया है, तो हम कश्मीर जो है अब, और सबसे ज्यादा खुश कौन है,
मैं हैरान था कि पाकिस्तान मीडिया के लोग, मैं एक दूसरे चैनल पे एक मीडिया के उनके पत्रकार थे उसके ऊपर, उसने कहा कि वो उसका कहना देखिए क्या था, वो कहता है जी हमने भारत को शिकस्त दे दी। अरे भाई भारत वहां है कहाँ? भारत तो वहां गुडविल प्रोजेक्ट कर रहा था वहां पे, और वो उसने ना वहां पे कोई उसको वो क्या कहते हैं मदद की है उसके गनी साहब के कोई आर्म्स एम्युनिशन वगैरह दे के। हम तो वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन तो बात सबसे हमारी समझने शिकस्त वाली कहाँ यही है गौर साहब कि जो फिलहाल के रूप में पाकिस्तान है, वहां के पत्रकार भी ऐसी बातें कह रहे हैं, वो खुद पत्रकार होकर ऐसी बातें कह रहे हैं जो बेबुनियाद है, या फिर यूं कहें कि बिना सिर पैर की बातें वो करते नजर आते हैं, जिस तरीके से आपने खुद बताया। मैं लौटूंगी आपके साथ। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट। नरूला साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नरूला साहब, जिस तरीके से अब हक्कानी नेटवर्क और तमाम आप कोई भी आतंकी संगठन ले लीजिए, चाहे वो अलकायदा हो, जैसे मोहम्मद हो, या फिर एलईटी हो, ये तमाम जो संगठन है अब वो ये ठान बैठे हैं कि तालिबान के साथ मिलकर आतंक को बढ़ावा वो देंगे और आतंक पूरे तरीके से मचाएंगे। लेकिन तालिबान ने भी ये साफ कर दिया है कि तालिबान कश्मीर के मुद्दे पर या फिर दूसरे देशों की किसी भी मसले पर दखल नहीं देगा। क्या लगता है आपको, क्या हम विश्वास कर सकते हैं तालिबान पर? देखिए मुस्कान, एक देश को की गद्दी पर काबिज होना, देश चलाना, दो अलग बात है। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है, लेकिन अभी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। पंजशीर में उसके साथ नॉर्दर्न अलायंस का अभी भी बहुत बड़ी फांस अटकी हुई है। उधर अफगान की जनता बिल्कुल नाखुश है। जहां तक प्रश्न है भारत का और कश्मीर मुद्दे का, तो किसी भी कीमत पर तालिबान भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वहां के लोग भारत की क्षमता, भारत का पोटेंशियल, भारत की दोस्ती को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्होंने अपने देश के लोगों को शांत करना है और राज चलाना है, तो कम से कम उनकी इच्छाओं का पालन करना होगा। गोली से जनता कभी नहीं दबती। आप उसे शांत थोड़े दिन के लिए शांत कर सकते हैं, लेकिन गोली और बारूद से राज नहीं किया जा सकता। और ये तालिबान की मजबूरी है, जो वो जाहिर भी कर चुके हैं। जैसे कल हक्कानी ने भी बोल दिया कि हम कश्मीर के मसले में नहीं पड़ेंगे। पहले भी हमारे विदेश सचिव ने एक उनके नेता से बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा, हम उससे दूरी रहेंगे, ये जिसका मुद्दा है वो अपने आप निपटे। तो ये, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान ने राज चलाना है तो वहां शांति कायम करनी होगी, और शांति कायम करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। ये थोड़े दिन की 20 साल की उनकी लड़ाई है, जिससे जोश जोश में वो गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गोलियों से ना तो जनता शांत होती है, ना ही राज चलाया जा सकता है। इसके लिए उनको भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साउथ एशिया में भारत ही ऐसा एक देश है जो उनकी सहायता कर सकता है। जहां तक चीन का प्रश्न है, हर कंट्री जानता है कि चीन की आदत क्या है, वो सिर्फ अपना फायदे के लिए इस्तेमाल करता है किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में भुखमरी शुरू होगी, ये पैसा कितने दिन चलेगा? उसके बाद उस लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो जब जरूरत पड़ेगी तो कबीले इलाके जो पाकिस्तान से टच करते हैं, पाकिस्तान को पहले से ही खतरा है कि वो उधर आकर लूटपाट करेंगे। तो पाकिस्तान तो पहले अपनी आग बुझा ले। कश्मीर का मुद्दा तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि तालिबानी आतंकवादी हैं, उनकी बात पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे रूप से भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। गौर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। तालिबान जिस तरीके से अब सरकार बनाने की कगार पर पहुंच ही गया है, कह सकते हैं कि इसी हफ्ते सरकार बन भी सकती है, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न अलायंस की हम बात कर रहे थे। नॉर्दर्न अलायंस में भी पंजशीर के कुछ इलाकों पर उसने कब्जा कर भी लिया है। वहां पर हालांकि तालिबानी कुछ लड़ाके मारे भी गए हैं। क्या लगता है कि पंजशीर में जैसे ही उसने पूरे तरीके से कब्जा किया, तो सरकार जब बनेगी तो वहां के हालात कैसे होंगे? क्योंकि देखिए आम नागरिक वहां पर रह रहे हैं, इसलिए आम नागरिकों की भी हमें सोचनी होगी। मुस्कान जी, मेरे को नहीं लगता कि तालिबान पंजशीर के अंदर कब्जा कर सकेगा। जो अभी इन्होंने अटैक्स किए हैं उसके अंदर उन्हीं के जो लोग मारे गए हैं और वो वहां से भगा दिए गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता वहां पे होगा। पर हाँ, अब जो गवर्नमेंट बनानी है, इन्होंने डायलॉग शुरू किया था इनके साथ, ये अपने
जो मसूद है और जो सलाह है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अब बात ये हुई है कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो और तालिबान नहीं चाहता कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, क्योंकि तालिबान को पता है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कल वोटिंग होगी तो उनको ये शक है कि वो उनको वोट नहीं मिलेंगे, लोग नहीं देंगे उनको वोट, तो फिर क्या होगा फिर। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि चलो हम मिली जुली सरकार बनाएं, जिस हिसाब से एक आप कह लीजिए एक स्टेज डेमोक्रेसी ईरान के अंदर चल रही है कि हाँ जी, या सीरिया में चल रही है, तो उस हिसाब से स्टेज डेमोक्रेसी बनाते हैं। एक हम वो क्या कहते हैं शूरिया जो होता है, जो उनका मजलिस शूरिया जो होता है, वो एक मजलिस बना लेंगे, उसके अंदर सबको बैठा लेंगे, नॉर्दर्न अलायंस के भी आदमी को बैठा लेंगे जी, मसूद साहब को भी बैठा लेंगे, दूसरों को भी बैठा लेंगे, उनको कहेंगे ठीक है जी हम चलाएंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, हम देश चलाएंगे। क्योंकि आज उनको मुश्किल जो है, बिल्कुल सही कहा कि उनको देश चलाने की मुश्किल है। क्योंकि ये एक बात अलग होती है, देखिए आप एक मुजाहिदीन करके लड़ाई कर रहे हैं वो अलग है, पर जब आपके पास सत्ता आ जाती है फिर आपको वो कहते हैं ना, चने का दाम और चने चबाने पड़ते हैं सत्ता चलाने के लिए। क्योंकि जो ये बंदूकें वगैरह है ये नहीं चलती लोगों के ऊपर। आप देखिए अगर ये लोग जितनी देर ये लोग जब एक बारी भूखमरी वगैरह के साथ जब होंगे तैयार, तो वो परवाह नहीं करेंगे कि उनको गोली लग जाए, फिर क्या करेंगे। ये तो 70,000 के करीबी है ना, बाकी पॉपुलेशन तो अफगानिस्तान की बहुत है। तो इसीलिए अब देश चलाना है इन्होंने, और इसके लिए इनको जो है सबको साथ रखना ही पड़ेगा, डिप्लोमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान इसमें एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, अपनी प्रक्रिया कर सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का गुडविल वहां पे इतना है। और अगर हम ये जो मौका है हम नहीं लेंगे तो मेरे को लगता है कि हम बस छूट जाएगी हमारे से, बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी तालिबान कह चुका है कि देखिए जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो हिंदुस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया, हम ये अपने रशिया का साथ दिया। तो ये चीज उनके दिमाग में है। तो हम अब क्या है कि हमने ये बताना, हम अब जो सत्ता में है ठीक है, पहले जो हो गया उसको चैप्टर बंद करके, क्योंकि अब उसके अलावा चारा कोई नहीं है, और मेरे को दिखता नहीं है कि अगर इनके अलावा कोई और गवर्नमेंट वहां बनेगी। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। गोड साहब ने साफ कहा है कि उनको नहीं लगता है कि तालिबान के अलावा वहां पर कोई और जो सरकार है वो बन सकती है। लेकिन देखिए ये भी अहम बात है कि अगर भारत वहां पर जाता है तो कहीं ना कहीं अगर हम तालिबान पर भरोसा तो देखिए नहीं कर सकते, आतंकी संगठन ही है, लेकिन फिर भी हमें इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसके लिए हमें पूरे तरीके से उसके साथ जाना होगा। उसके साथ जाने के बाद भी अगर किसी तरीके से तालिबान आतंक को बढ़ावा देता है, उसके बाद भारत का क्या रुख होगा? देखिए मुस्कान, भारत वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाए हुए है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की अफगान सरकार और अफगानी मूल निवासियों की भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए भारत नेगेटिव अप्रोच तो नहीं लिए हुए, लेकिन बहुत ज्यादा सकारात्मक अप्रोच भी नहीं है, क्योंकि जब तक वहां शांति कायम नहीं होगी, लोग तालिबानियों की सत्ता को कबूल नहीं करेंगे, तब तक भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि ये भारत का हमारी एक नीति है कि वो अफगानियों के साथ गुडविल प्रोजेक्ट के तहत जुड़ा हुआ है। अफगान के लोगों की भावनाएं भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे हिंदू और सिख वहां रहते हैं, तो भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप से तालिबान के साथ चलने के लिए अभी तैयार नहीं होगा। क्योंकि जब तक तालिबान एश्योरेंस नहीं देगा कि वो भारत के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा, तब तक वो वहां ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि तालिबान के साथ कोई नरम रुख अपनाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक वहां शांति कायम नहीं होती और सरकार नहीं बन जाती, जब तक ये छुटपुट जो घटनाएं वहां हो रही हैं, जो जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से गोली और बारूद का राज कायम किया जा रहा है, ये आप देख लीजिए, जिस दिन से तालिबान अफगान पे काबिज हुआ है, एक भी उनके बड़े मुल्ला या मौलवी या नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। नीचे के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सड़क पर उत्पात, अभी उनको रोकना भी तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और तालिबान की अंदरूनी लड़ाई इतनी भयंकर है, क्योंकि जिस दिन पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने
उन्हें मात दे दी, उस दिन छोटे छोटे प्रोविंस सिर उठा लेंगे और वो भी आजाद होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो और रही बात, एक बात और मुस्कान यहाँ है कि अमेरिका चोट खाए सांप जैसा है इस वक्त, और वो फुंकारेगा, क्योंकि जितनी बदनामी इसमें अमेरिका की हुई है इस पूरे कांड में, वो इस वक्त कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे वो दूसरे प्रोविंस को उकसाए, कुछ भी करे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अभी आईएसआई खुरासान मॉडल उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो अभी तो बहुत बड़े चैलेंज है तालिबान के लिए, अभी इतनी आसान कहाँ है। और रही बात जो डेमोक्रेसी की, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तालिबान ने बंदूक और बारूद के बल पर अफगान को जीता है, और जीतने के बाद डेमोक्रेसी आप कैसे मान सकते हैं? कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो तालिबान ने जिस तरह से अफगान को जीता है, एक डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ के भगाया है, तो वहां लोकतंत्र और प्रजातंत्र की तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन अभी इनमें अपने ही गुट इतने हैं कि खान अखुनजादा है, हक्कानी है, सबको संतुष्ट करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी इनकी, जिसके लिए अब आप देख लीजिए कि हम अंदाजा लगा रहे थे कि अमेरिका के जाने के बाद शायद इनकी सरकार उसी दिन बन जाएगी। इन्होंने शेड्यूल तैयार कर रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी 4-5 दिन लगेंगे, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, और इन मुश्किलों में जब अपना घर अशांत हो तो आप दूसरे के घर पे हल्ला नहीं बोल सकते। इसलिए अभी कश्मीर के लिए कोई बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, और भारत सक्षम है। कश्मीर पे आतंकवादी हमले पहले भी, जैसे मोहम्मद और ये सारे आतंकवादी करते रहे हैं। एक तालिबान आएगा तो आर्मी हमारी उनसे भी निपटेगी। इसमें बहुत ज्यादा कोई चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान राज करना चाहता है तो बगैर इंडिया को साथ लिए हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही है आपने प्रदीप साहब, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा सक्षम है पूरे तरीके से आतंक को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी गौर साहब देखिए, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। हमारी सेनाएं सक्षम है, लेकिन और अगर हम आतंकवाद की भी बात कर ले तो आतंकवाद वो चीज़ है जो तालिबान के लिए तो सबसे ऊपर है। मान लीजिए तालिबान ने जब मना कर दिया है, तालिबान नहीं भी करता है, तो बाकी जो सारे आतंकी संगठन है वो मिलकर पूरे तरीके से हमारे भारत पर, अगर तालिबान की आड़ में अगर वो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तो भारत के पास उनको सबक सिखाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और किस तरीके से हमारी सेनाओं के पास वो हथियार हैं जिनसे हम उनको पूरे तरीके से खत्म कर पाएंगे। मुस्कान जी, ऐसा है कि 90 से हम इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और आप देख लीजिए अभी हमने इतना सक्षम हो गए हैं कि अभी आप देखिए, अगर आप ध्यान बटाएं जरा अपना, पिछले साल से जब भी कभी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, वो जो आतंकी है जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, उनको वहीं बॉर्डर के पास ही मार गिराया जा रहा है, या फर्स्ट ग्रिड में, सेकंड ग्रिड में। हमने ऐसा ग्रिड सिस्टम बना दिया अपना, तो उन आतंकियों को वहीं मार ढेर कर रहे हैं। और इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो घबरा के, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है कि ना वो आतंकी भेज सकता है, ना वो सप्लाईज भेज सकता है, क्योंकि पहले जिस हिसाब से वो आर्म्स, एम्युनिशन, आतंकी भेज रहा था, अब वो सारा का सारा सील हो गया है। और इसीलिए वो ड्रोन्स का सहारा ले रहा है। अब वो ड्रोन्स के जरिए अपने आर्म्स भी पहुंचा रहा है, बारूद भी पहुंचा रहा है, और ड्रग्स भी दे रहा है, ताकि ड्रग्स, क्योंकि पैसा भी उसका खत्म हो गया इनके पास में जो यहाँ थे। तो ये जो बात है, ये एक, मैं कहूँगा हमारे जो फौज ने और गवर्नमेंट का जो एक था, वो एक हमने इस हिसाब से कर दिया है। इन्फिल्ट्रेशन वहां से अब तकरीबन हम कह सकते हैं कि 0% के करीब आ गई है। अभी जो बाकी गैप्स हैं उसमें हम स्मार्ट फेंसिंग वगैरह लगा रहे हैं, और वो स्मार्ट फेंसिंग जब एक बार लग जाएगी उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि अब जो साथ में हम रियल टाइम के अंदर जो है, हम अपनी सैटेलाइट इमेजरी से जो है वहां से बिल्कुल जो आगे हमारे बॉर्डर्स पे जो हमारे जवान तैनात होते हैं, उनको पूरी की पूरी पिक्चर जा रही है रियल टाइम के अंदर। रियल टाइम का मतलब ये है कि जैसे हो रहा है वैसे ही सैटेलाइट से उनके पास आ रही है, कि उनको पता लग रहा है कि हाँ जी मेरे इलाके में क्या हो रहा है, और आपस में ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ताकि ये जो कहीं से भी अगर कोई
हरकत देखता है तो वो दूसरी जगह उनको बता सकता है। तो ये इसलिए एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, ये अंदर इन्फिल्ट्रेशन वाला जो सिस्टम है उस बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे इंटरनल हैं, जो इंटरनल लोग हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं देश को तोड़ने के लिए, उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट जो है कार्रवाई कर रही है। और आपने देखा एनआईए किस हिसाब से और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये मनी ट्रेल के पीछे पड़े हैं कि पैसा जो है, क्योंकि देखिए बिना पैसे के आतंकवाद पलता नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे जो इनका ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर है वो भी काम करना चाहे, उसको पैसा चाहिए तो तभी काम करता है। तो ये मनी ट्रेल के पीछे लग गए। और आपने देखा पिछले 2-3 सालों से किस हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको कसा है कि ये जो पैसा उधर से बेतहाश आ रहा था, एनजीओ बनाई हुई थी, उसको पैसा आ रहा था, को 3,500 एनजीओ उन्होंने बंद कर दी है जिनको पैसा आ रहा था। प्लस उन्होंने देखा कि भाई ये को बिजनेसमैन है जो हवाला ट्रेडिंग कर रहे थे, जो वहां से पैसा आ रहा था उनको, उसके यहाँ से वो दे रहे थे मिलिटेंट्स को। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसकी वजह से जो था, वो सारी की सारी जो चीजें मनी ट्रेल उन्होंने ट्रेस करके उसके अंदर लोगों को जब पकड़ना शुरू किया है तो वो भी सारा स्क्वीज अप हो गया है। अब हमें क्या करना है कि देखिए बॉर्डर पे हमारी फौज तो बिल्कुल अच्छी तैनात है, पर इंटरनल जो ये हमारी प्रॉब्लम है, एक सोशल मीडिया जो है, एक हमारे ब्लॉगर्स है, इसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जिहादी जो है हमारे अंदर देश के अंदर, हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्योंकि अब इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो आगे की हमारी जो है, जो आने वाले दिन हैं वो भी अच्छे रहेंगे। अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये फिर वही उत्साहते रहेंगे कि एक देखिए ब्लॉगर होता है, वो उसने बैठा अपने एयर कंडीशन दफ्तर के अंदर बैठा, उसने एक भेजना है, उसके साथ कोई ना कोई लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो एक सिनेरियो बनता है। तो उसको हमने अब रोकना है। जिस हिसाब से अमेरिका ने 9/11 के बाद में अपना सिस्टम सारा किया है कि आप वहां पे ऐसे अगर कोई कार्रवाई करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं या ब्लॉग करते हैं या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है आपका, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसी कोई चीज करते हैं तो इमीडिएटली जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर वो आ जाती है और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये अब हमें इसके ऊपर जोर लगाना है। और तीसरा बड़ा जरूरी ये जो है, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस और जो बाकी लोग बयान देते रहते हैं, बेतुके बयान होते हैं उनके, स्थिति पता नहीं होती, सिर्फ एक वोट कैचिंग के लिए, वो जो है उसके ऊपर किसी तरह हमने रोक लगानी है। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी तो है, पर डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि हम एंटी नेशनल बातें करते रहे, वो एक चीज है, वो अब उसके ऊपर लगानी है। बाकी फौज तैनात है, फौज हमारी इतनी, मैं कहूँगा, सक्षम है कि कोई भी अगर चीन भी कोशिश करता है, उसने देखिए आपने लद्दाख में भी देख लिया, कहीं पे भी हमारी फौज जो है वो पीछे हटने नहीं वाली, और वो हमारी जान की बाजी खेल के अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जी बिल्कुल गौड़ साहब, अंदरूनी मसलों को समझाना होगा, सुलझाना होगा। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए गौड़ साहब ने जो सिनेरियो तमाम समझाया, 3 बातें उन्होंने रखी है, जो हमारे अंदरूनी मसले हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाना होगा, ताकि सेनाएं तो हमारी सक्षम है, लेकिन वो बात वही कही जाती है कि अगर कोई देश हारता है तो वो अपने अंदरूनी कलह की वजह से हारता है, और ये अंदरूनी कलह जो उन्होंने बताई यही साफ करने की जरूरत है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि अमेरिका की जो फिलहाल की नीति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मुस्कान, आपने अपनी बात का जवाब अपनी बात में ही दे दिया कि देश की अंदरूनी कलह ही उसके नुकसान का कारण बनती है। बिल्कुल यही लागू होता है पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर भी। तो उसके अंदरूनी कलह की वजह से ये बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल में अफगानिस्तान की स्थिति स्थिर होने वाली है। तो इसलिए कि ये उसका कोई दखल अंदाजी हमारे यहाँ कश्मीर में रहेगी या कहीं और रहेगी, उसका अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, नो डाउट। और मैंने जैसे हम पहले भी ये कहा कि हमारी आर्मी जिस तरह से अब प्लानिंग के साथ, जिस तरह से आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है, उसके बाद से आतंकवादी एंटर भी नहीं हो पा रहे हैं। और यही दिक्कत है पाकिस्तान को कि जो पुराने उसके रास्ते हैं वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब वो चाहता है कि अफगानिस्तान के रास्ते से एंटर पास किया जाए इंडिया में या घुसपैठ की जाए, तो वो उसकी फिराक में है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है, क्योंकि उसके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ने वाले हैं। आपने एक चीज शायद नोट नहीं की होगी कि
कि बहुत दिनों से, चाहे वो पाकिस्तानी, आपने जिक्र किया पत्रकार खुश हो रहे थे, अब एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान के टीवी पर कि वो खुश होने की बजाय बड़े परेशान हैं कि तालिबान से उनको भी खतरा महसूस होने लग गया है। बिल्कुल। आईएस फरासान से भी उनको खतरा शुरू हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें अभी सामने आने वाली है। जहां तक प्रश्न है अमेरिका का, आपने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या रहेगी अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, उसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक तो 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान पर इतना खर्चा कर रहा था, इस कोविड-19 के चलते जी, सभी देशों की आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ा, अमेरिका बहुत डाउन गया। तो शायद अमेरिका इस और खर्चा करने की स्थिति में नहीं था, ना ही अपने सैनिकों को गंवाने की स्थिति में था उसमें। ठीक है। और इस तरह के जो कदम है वो अमेरिका को उठाने पड़े, पर अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। माफी चाहूंगी प्रदीप जी, आपको रोकने के लिए समय की कमी है, इसीलिए आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और अनिल गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कश्मीर पर दखल नहीं देने की बात तो तालिबान ने कह दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि तालिबान किस तरीके से भारत के साथ संबंध बनाता है और आगे ये संबंध बेहतर चलते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।